दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं। वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज के मेहमान हैं आदरणीय CL थुल साहब। जी हाँ, CL थुल साहब SC/ST कमीशन के पूर्वाध्यक्ष हैं, पूर्व न्यायाधीश है और मानव अधिकार आयोग के वो पूर्व अध्यक्ष है और एक बाबा साहब के विचारों का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में काम करते हैं और बाबा साहेब बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों से वो प्रभावित है। तो आइए सीधा बात करते हैं CL थुल साहब से। जय भीम साहब। जय भीम। सभी आज दर्शकों को, लॉर्ड बुद्धा चैनल के सब दर्शकों को मेरा विनम्र अभिवादन और जय भीम। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपकी कार्य की सराहना भी करता हूं, जो बाबा साहब का विचार लेकर आप समाज में काम करते हैं और अनेक पदों पर, आपने अच्छे पदों पर काम करते करते बाबा साहब के विचारों का देना है, इस भावना से अपने काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। परिचय इसलिए कि आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पूरे देश में जाता है सर। तो सबसे पहले आपका परिचय दें। मैं वर्धा से हूँ, जो नागपुर के पास में ही है, और वर्धा से हूँ। मेरे पिताजी भी अपने समाज के एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उनसे बहुत प्रभावित होकर भी हॉस्टल चलाते थे और बहुत सामाजिक कार्य में भी थे। और वही उनका जो सीख थी उनकी, जो हमको किस प्रकार से जाना चाहिए और हम जो कुछ भी आज है ये सिर्फ बाबा साहब के बदौलत है और वही विचारधारा अपने को आगे लेके जाना है। ये सीख हमको बचपने की मिली और उससे अक्सर ही हम इसमें हैं। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त अपनी रिपब्लिकन स्टूडेंट यूनियन थी, उसमें भी मैं कार्यरत था। उसके बाद में मैं जब वर्धा नगर पालिका में, वर्धा में मैं प्रैक्टिस करने लगा, वहाँ नगर पालिका का मैं अध्यक्ष भी रहा और जितना भी सामाजिक कार्य था उसमें मैं कार्यरत रहा। उसके बाद में जुडिशरी में आया। जुडिशरी में आने के बाद में मैं बम्बई से यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के इसमें मेट्रोपॉलिटन कैडर के जो डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, वहाँ से मैं स्वेच्छानिवृत्ति लेके बाहर आया। बाहर आने के बाद में, लेकिन मैं जब सर्विस में था उस वक्त भी मेरी एक धारणा थी कि जब बाबा साहब जो बोलते थे कि आप किसी भी शासन के एक मौके के जगह पर जाओ जहाँ पावर आपके पास में है, वो पावर के जरिए आप अपने समाज के लोगों को पूरी तरह से मदद कर सकते हैं, उनका सहाय कर सकते हैं, उनका आगे बढ़ा दे सकते हैं। ये चीज़ जो थी वो मैंने मेरे पूरी कार्यकाल में, सेवा कार्यकाल में मैंने रखी और वही मेरी चालू रही। उसके बाद में मुझे ह्यूमन राइट मिला। वहाँ पर भी मैंने ह्यूमन राइट क्या होता है, ह्यूमन राइट यह दूसरा कुछ नहीं, ये मिनी हाई कोर्ट होता है जी। तो वो लोगों को सेवा देने के लिए मैं गढ़चिरौली से लेके तो यहाँ रत्नागिरी और उधर तुम्हारा नांदेड़, किनवट, पैठन, ये सब जगह, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, ये एक ऐसी जगह नहीं रही कि जहाँ मैं मानवाधिकार आयोग जो बाबा साहब का ही था। क्योंकि मेरी ऐसी खुद की धारणा है कि लोग बोलते हैं कि 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये शुरू हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने चालू किया। लेकिन मेरी धारणा बिल्कुल अलग है। जिस वक्त महाड़ का सत्याग्रह करने के लिए बाबा साहब खुद वहाँ मैदान में आए और खून दे के उन्होंने वहाँ का सत्याग्रह किया, वो सत्याग्रह क्या था? समता के लिए था, इक्वालिटी के लिए था, सबको समानता मिलना चाहिए, सबको समान हक मिलना चाहिए। और उनका ये कहना था कि ये महाड़ का जो तालाब है, ये महाड़ के तालाब के पानी पीने से कोई स्वर्ग में जाके नहीं पहुंचता जी, और कोई भी जाके उधर से आया भी नहीं। लेकिन यहाँ जो आदमी में जिस प्रकार का आप भेदभाव करते हो, जिस प्रकार से आप दोनों में अलग अलग या करते हो,
आदमी को आदमी जो जीने नहीं देते, वो महाड़ के तालाब में अपने जानवर जाके वहाँ पर पानी ले सकते, सब कुछ है, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। लेकिन वो तालाब के बाजू से भी गए तो भी आपको वहाँ पर ऐसा वो पानी का ये करके अपने जो अस्पृश्यता वहाँ पर फैलाई है, इस प्रकार से बोलकर उनको जो अन्याय होता था उसके खिलाफ बाबा साहब ने शुरुआत की। और उस वक्त उन्होंने वहाँ पर जो महाड़ का सत्याग्रह किया, वो सत्याग्रह जो है यही मानवाधिकार की नींव है। जी 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 जी। और बाकी उसका ये देखे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो 1945 और 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट करके आगे ले गया। इसलिए ये मानवता का पुजारी, मानवता के लिए और हर आदमी को एक आगे ले जाने का और उसका हक देने का, और सबको महिला रहो या पुरुष रहो, किसी भी समाज का रहो, सब सरीके हैं और सबको समान संधि मिलना चाहिए। ये धारणा लेके बाबा साहब के ये विचार लेके आगे चलने के लिए हम सब ने वृत्तबद्ध होना चाहिए और उसी वृत्तबद्धता से हमको आगे जाना है। जी 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 जी। थुल साहब, मानव अधिकार आयोग की बात यहाँ पर निकली है और मानव अधिकार आयोग के माध्यम से आपने किस तरह से काम किया है समाज में? देखिए, सबसे पहले मानवाधिकार का यही है मुख्य उद्देश्य है कि सब में समानता है और किसी पर भी जातिवाद तक इससे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले उनकी महत्वपूर्ण बात है। अभी एक आपको मेरा ह्यूमन राइट में जानने के बाद में मेरा पहला केस जो है जी जी, वो हमारे एक नागपुर के इंजीनियर थे और वो इंजीनियर पर सस्पेंड किया गया था। अच्छा। नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंजीनियर थे और जैसे उस पर आरोप लगे थे वैसे उसी प्रकार के आरोप दूसरे एक सवर्ण आदमी पर लगे हुए थे। लेकिन उस वक्त के जो सचिव थे तुम्हारे इसके क्या बोलते यूडी के, अच्छा, यूडी के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो सचिव थे वो, और नागपुर के उस वक्त के नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जो थे, उन्होंने दूसरा जो सवर्ण आदमी था उसका सस्पेंशन निकाल के उसको प्रमोशन दिया। लेकिन ये जो था ये पिछड़े समाज का होने की वजह से, बुद्धिस्ट आदमी होने की वजह से इसको प्रमोशन नहीं दिया। वो केस मेरे पास में आई और जब मैंने उस पर अपने संविधान का सहारा लेके उनको बोला कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जी जी, एक आदमी, दो आदमी में एक ही जैसे जब तुम पर या आरोप लगाए गए हैं, आक्षेप है, तो दोनों को सरीका बर्ता होना चाहिए। सरीका उन पर शिक्षा भी देना है तो सरीकी देना चाहिए और उनको ये सुविधा भी देना है जी जी जी, तो सरीकी देना चाहिए। आपने एक आदमी को, नाफड़े को आप देते हो और जाम्बुड़कर को नहीं देते, ये कैसा हो सकता है? जी जी, हाँ। इसलिए फिर हमने वो जाम्बुड़कर की केस की और आपको मैं बताते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है और अभिमान भी है। सिर्फ बाबा साहब के विचारों को लेकर हमने उस वक्त जेडी जाम्बुड़कर को प्रमोशन, उसकी सस्पेंशन जो था, निलंबित जो था, उसको बाहर निकाला। वो आदमी आगे चल के यहाँ तक गया कि एमपीएससी का मेंबर बना। अच्छा, जी जी जी, वाह, नागपुर के। तो ये है मानवाधिकार की देन। जी। ऐसे हमने बहुत सारे किए हैं। मानवाधिकार की वजह से ही जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव जो होता था, वो दूर करके हमने इरिगेशन, तुम्हारे पब्लिक डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इसके 4 में से एक सेक्रेटरी ये सिर्फ मानवाधिकार का जो प्राविधान है उसके अंतर्गत अभी भी एक सचिव जो रहता है इरिगेशन और तुम्हारे पीडब्ल्यूडी का, ये शेड्यूल कास्ट का होता जी 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 जी। सर, आपने SC/ST कमीशन पर भी काम किया है, अध्यक्ष बोलकर काम किया है, तो ये कमीशन पर आपका कार्य किस तरह से रहा है? मैं उस कमीशन में 12.5 साल था। जी जी, और मैंने वहाँ पर अपने सभी लोगों को, सर्विस मैटर हो या जहाँ जहाँ अन्य अत्याचार होते थे, फिर किसी भी गांव में रहो, कितने भी डिफ़िकल्ट एरिया में, मैं वहाँ जा के लोगों को मिलता था। उनके जो अन्याय होते थे वो अन्याय दूर करने के, और उसी वक्त वहीं के वही उनको कॉम्पेंसेशन कैसा दिया जाए, उनको जो कुछ भी जो कॉम्पेंसेशन और नौकरी देने का काम आया, ज़मीन देने का काम आया, या उनको आर्थिक मदद सहायता करने के, सब चीज़ें हम कमीशन के माध्यम से करते थे। लेकिन ये सब जो है ये सभी बाबा साहब की विचारधारा है। जी जी,
जब देखा कि हर आदमी, गरीब आदमी जो है वो जाके डायरेक्ट हाई कोर्ट या कोर्ट में या वकील लोगों की इसमें नहीं पड़ ये हो जाता, कर नहीं सकता ये, और उस पर अन्याय होते रहेगा, ये दूर करने के लिए बाबा साहब ने 338 के मुताबिक, आर्टिकल 338 के मुताबिक उन्होंने ये आयोग जो है SC आयोग और 338B के ए के मुताबिक तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब आयोग, आदिवासी का जो आयोग है, ये बनाए हैं। ये विजन है कि भाई जो आदमी कोर्ट में जाकर नहीं अपना ये ले सकता है, अपना हक जो नहीं है वो मिला सकता, उसके लिए ये सभी प्रावधान उन्होंने आयोग के माध्यम से करके रखे। जी। वही बात ह्यूमन राइट में भी है। अच्छा। ह्यूमन राइट में जितने भी जो प्रावधान है ह्यूमन राइट यानी फंडामेंटल राइट। अच्छा। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए है, तो हर फंडामेंटल राइट लेने के लिए आदमी तो हाई कोर्ट में जा नहीं सकता, गरीब आदमी, बराबर है। गढ़चिरोली का आदमी नहीं जा सकेगा, सिरोंचा का आदमी नहीं जा सकेगा, तुम्हारा गोंदिया का आदमी नहीं जा सकेगा, हाँ? इधर तुम्हारा रत्नागिरी का जो है वो नहीं जा सकेगा। तो ये लोगों को उनका न्याय मिलना चाहिए, उन पर हुई जो कोई अन्याय हो गया वो दूर करने के लिए ये तुम्हारे, और क्या है कि ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मुताबिक हर एक राज्य को दी है। जी। और जिस वक्त कोई भी शासन, कोई भी राज्य यह अपनी जवाबदारी जो है वो भूल जाता है या उससे उसका उल्लंघन करता है, उसको न्याय दिलवाने के लिए मानवाधिकार आयोग की जो यह है, जो 1993 में जो यहाँ भारत में जो आया है, वो कानून जो है, जो ह्यूमन राइट का, जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन राइट होता है। जी। थुल साहब, आपने तीनों दल पर बहुत अच्छी तरह से कार्य निभाया है। तो आप इससे पहले पूर्व न्यायाधीश भी थे सर, तो ये कार्य आपका किस तरह से रहा है? देखिए, जो जुडिशरी होती है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, वो एक बहुत ही चौकट के साथ में रहती है। अच्छा। उसका ये बॉर्डर लाइन रहते हैं, बॉर्डर लाइन के बाहर तुम नहीं जा सकते। जी। वो प्रोसीजर इतना फिक्स होता है कि आप, तुम्हारे कितना भी पर्सनल नॉलेज होगा, वो पर्सनल नॉलेज उसमें आप नहीं दे सकते। आपको जो भी आपके सामने कागजात होते हैं, जो केस होती है, वो केस पे जो भी चीज़ें होती है उसके बाहर तुम नहीं जा सकते। वो बहुत ही कंपार्टमेंटल, जिसको बोले कि कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तुम्हारे जैसे कंपाउंड के बाहर तुम कुछ जा नहीं सकते, उसी प्रकार न्यायालयीन व्यवस्था में। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन और SC/ST कमीशन में ये मर्यादा नहीं होती। ये जो है इसमें तुमको बहुत सारे ये होता है। तो जुडिशरी का जो है, जुडिशरी का एक अलग ही ये होता है, यानी जिसकी दायरा अलग होता है, उस दायरे के बाद तुम नहीं जा सकते, ना कुछ कर सकते। लेकिन जी, आपकी एक सोच होना चाहिए कि मैं ये चेयर पर जो बैठा हूँ, यहाँ जो भी पीड़ित आया है उसको कानून के दायरे में कैसा उसका बराबर केस आता है और उसका किस प्रकार से मैं बिल्कुल किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए कैसा मैं न्याय दे सकूँगा, यही हम न्यायालय से सीख सकते हैं। जी। और वो हम न्यायालय के माध्यम से काफ़ी लोगों को अपन अच्छी न्याय प्रक्रिया के द्वारा दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है देख रहे हैं कि किस प्रकार का मोड़ हो रहा है न्यायालय का, वो भी अपन जानते ही है। जी। थुल साहब, स्वतंत्र देश का जो संविधान ये बनाने की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, तो ये प्रक्रिया किस तरह से हुई, यानी संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया? देखिए, संविधान का जो निर्माण हुआ है, जब ब्रिटिश लोगों को ये पूरी इसकी जानकारी हो गई कि अभी यहाँ हम राज नहीं कर सकते, जो आंदोलन हो रहे थे सभी लोगों से, उस वक्त स्वतंत्रता सैनिक लोगों ने काम किया। तो जब हम जा रहे हैं तो यहाँ के लोग किस प्रकार से चलाएंगे देश। अभी तक तो हमारा कानून चलता था, हमारा 1935 का कानून चलता था, है इंडिया एक्ट चलता था, और वो सब पूरा के पूरा वहाँ लंदन से कंट्रोल होता था। अच्छा। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो ये भारतवासी क्या करेंगे? उनका तो कुछ कानून होना चाहिए, उनकी तो कुछ नियमावली होना चाहिए। यदि वो नहीं रहेंगे तो कैसा करेंगे? इसलिए उन्होंने फिर जो अलग अलग टप्पे में 1900 जब ऐसा अपन देखते हैं कि
जिस कमीशन आया, साइमन कमीशन आया, उसके बाद में अपना ये हो गया, क्या बोलते, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। इसमें ये जो है, ये प्रक्रिया है पावर हैंड ओवर टू इंडिया। जी। अंग्रेजों की जो पावर है, ये अंग्रेजों की पावर इंडियन लोगों को देना है, भारतीय लोगों को देना है, उसकी वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अच्छा। तो वो देखने के लिए पहले साइमन कमीशन आया, फिर और बाकी कमीशन आए, फिर उनकी अलग अलग टप्पे में से अपना पहला और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फिर 1935 का कानून बना, इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद में और भी प्रेसिडेंट ऑर्डर आए, उसको गवर्नमेंट रूल आए। और फिर जब ये देखा कि भी जाना ही है, तो 1946 में जी। वो संविधान सभा का स्थापना हुई। जी। संविधान सभा की स्थापना होने के बाद में फिर वो संविधान सभा में अलग अलग ये बनाए गए, ग्रुप बनाए गए। एक के तरफ क्या काम, दूसरे की तरफ क्या काम, ऐसे ग्रुप अलग अलग बनाए कि कोई कमेटी के नेहरू जी चेयरमैन थे, कोई कमेटी के वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे, कोई इसके पट्टाभी सीतारामैया थे। इस प्रकार से अलग अलग लोग हर जो यूनिट बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, स्टडी ग्रुप बनाए थे उसका। और फिर 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना हुई। जी 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 जी। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको अपने बाबा साहब को उसका चेयरमैन बनाया। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपको, बोलिए, ये बोलिए। वो ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, हाँ। उस वक्त डॉक्टर हरे ऐसा था कि कुछ जो असेंबली थी उस वक्त की, अंग्रेज के ज़माने की, तो वहाँ असेंबली से रिप्रेजेंटेटिव के वो कॉन्स्टिट्यूशन सभा में लाते थे। अच्छा। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए डॉक्टर बाबा साहब को उन्होंने बुलाया था। अच्छा। बाबा साहब जो थे, पहले मालूम है आपको कि 1942 से लेकर 1946 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये गवर्नर काउंसिल में मंत्री थे। अच्छा। और मेरा तो फर्म ओपिनियन है, मेरा पूरा यह है हाँ। कि 1946 से लेकर 1942 से लेकर 1946 तक यह सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए, विकास के लिए, भारत के सभी चीज़ों के लिए बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, एक भारत का एक देशभक्त नागरिक करके, और सबसे यानी देश की जिसको ज़्यादा चिंता है, ऐसा कार्य जो हुआ है ये 42 से 46 तक बाबा साहब ने किया। फाउंडेशन है जी। आप देखिए, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पावर ग्रिड किया, भाखड़ा नांगल का किया, दामोदर वैली का किया, हाँ। ये सब नदी जोड़ो कार्यक्रम उस वक्त किया। जी जी जी, बराबर। हाँ। उसके बाद में आज ट्राई पार्टी अपन लिटिगेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल कोर्ट की, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की नींव भी उन्होंने की। महिलाओं के लिए ये अपन बोलते कि महिलाओं को ज़मीन के नीचे, बच्चों को ज़मीन के नीचे का जो है भी ये रहेगा वहाँ काम करने का नहीं, उनके ये जो है अपन पालना घर जिसको बोलते हैं अपन, हाँ। वो भी बाबा साहब ने किया। लेबर को हफ्ते में एक दिन छुट्टी होना चाहिए, और उसके वर्किंग आवर्स जो है ये 8 घंटा होना चाहिए, 14 घंटा या 12 घंटा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें बाबा साहब ने की। जी 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 जी। इकोनॉमिक ये अपन देखते हैं, दामोदर वैली जैसा मैंने बोला, हाँ। वैसा हीराकुंड धरण है, ये सब इरिगेशन की अरेंजमेंट बाबा साहब ने करके रखी। जी जी। यानी आर्थिक विकास कैसा हो, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे उपयोग है, यह सब चीज़ें, ये नींव जो है भारत के विकास की, आर्थिक सामाजिक विकास की नींव डालने का काम यानी इंडिपेंडेंस के पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, 1942 से लेकर 1946 तक। जी जी जी। इसलिए जब उनका कार्य देखने के बाद में हाँ। ये असेंबली में अपने जो ये थे रिप्रेजेंटेटिव लेने का कार्य शुरू हुआ, लेकिन उनको बम्बई से जब रिप्रेजेंटेशन के लिए बाबा साहब कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, तो उनको हराया गया जी जी। कि वो नहीं आना चाहिए करके। उस वक्त के जो कांग्रेस के कुछ नेता थे जो बाबा साहब के बहुत अगेंस्ट थे, उन्होंने चुन के आन दिया। उस वक्त अच्छा। बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने, हाँ। पाकिस्तान जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे, उन्होंने उनको अपने वेस्ट बंगाल से अच्छा। प्रतिनिधि करके भेजा। लेकिन फिर बाद में 46 और 47 के बीच में इंडिया पाकिस्तान का जो हो गया, डिवीज़न हो गया। जी जी। हाँ। डिवीज़न होने के बाद में
वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ से बाबा साहब को चुन के भेजा था मंडल साहब ने, वो कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान में गई, अपने आप बाबा साहब का ये हो गया। जी जी जी। हाँ हाँ। उनका जो मेंबरशिप थी वो चली गई। अच्छा। लेकिन उतने समय में भी बाबा साहब ने जो कार्य किया था, हाँ। वो राजेंद्र प्रसाद और बाकी जो लोग थे, पंडित नेहरू वगैरह और पट्टाभी सीतारामैया, दुर्गाबाई भागवत वगैरह, ये सब लोगों ने देखने के बाद में कि ये जो है, हाँ। इनको अपन अलग छोड़ नहीं सकते। अच्छा। तो जब आप देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये हो गई, उसका पहला ये लेक्चर था, और पहला लेक्चर होने के बाद में बीच में पाटकर जो थे, अच्छा। उनकी और वो मुस्लिम लीग के बारे में उनसे कुछ तो भी कमेंट किया और बहुत बवाल हुआ। तो ये देखा कि भाई यहाँ पर तो बाबा साहब के बगैर वो चलेगा नहीं, करके राजेंद्र प्रसाद ने जून में अच्छा। लेटर भेजा 30 जून को। 30 जून को लेटर भेजा किसको? यहाँ बीजी खेर करके वहाँ उस वक्त बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। और उनको लेटर भेज के राजेंद्र प्रसाद ने स्पेसिफिकली बोला हाँ। कि मुझे 7 दिन के अंदर किसी भी हालत में डॉक्टर अंबेडकर आपके वहाँ से रिप्रेजेंट करके चुन के हमारे असेंबली में चाहिए। जी जी। और उसको पूरा दिया कि मुझे ये जो है जुलाई में मुझे ये आदमी होना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा। और इस प्रकार से बाबा साहब फिर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए। जी जी जी। और फिर उनका ये देखने के बाद बाबा साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। फिर अयंगार थे, उसमें तुम्हारे अयंगार भी थे कृष्णा, और वो तुम्हारे मुंशी थे, उसमें खेतान थे, सादुल्ला थे, ये इस प्रकार के 7 लोग थे। लेकिन हुआ क्या, अय्यर भी थे, अयंगार भी, 2 जने थे। एक सादुल्ला कहा थे, उसमें के मुंशी थे, उसमें खेतान थे। ये सब लोग उस वक्त उसमें कमेटी में थे, और बाबा साहब उसके चेयरमैन थे। जी 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 जी। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। हाँ। और उन्होंने कितने दिन में ये किया है, क्योंकि वो ये रिपीटेशन लोगों को सब मालूम है बोले। लेकिन इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई। हाँ। और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त जी कितने दिन लगे उसको? 2 साल 11 महीने 17 दिन 17 दिन का समय लगा। थुल साहब, अभी एक बात निकली कि बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से बहुत रोकने की कोशिश की थी जी। और खास करके देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कोशिश की थी। उन्होंने तो इतना भी कहा था कि दरवाजे खिड़कियां हम बंद करेंगे। कैसे बाबा साहब पहुंचते संविधान सभा में, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वही बोला ना मैं, काफ़ी विरोध किया गया। लेकिन जब एक एक्सपर्ट तुम्हारा डॉक्टर है, वही हार्ट का या ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये जब उसकी गरज जो होती है, उसकी जो आवश्यकता होती है, वो एक्सपर्ट ही कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर दूसरा कोई अच्छा आदमी, योग्य आदमी नहीं है। अच्छा। इसकी पात्रता नहीं है किसी की। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बीजे खेर को खत भेज के अर्जेंटली बोलना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर मुझे ये आदमी चाहिए। जी, जी। और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, किसी ने खिड़की बंद करो या किसी ने दरवाजे बंद करो, लेकिन जब सब तोड़ के बाबा साहब वहाँ पर आ गए, और आके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा दिया है। जी जी जी। इतने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करके, कंपैरेटिव स्टडी करके, जहाँ से जो अच्छा है, जहाँ से जो अच्छा है वो लेने की उन्होंने कोशिश की। और दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन करके, अमेरिका भी हो, ऑस्ट्रेलिया भी हो, फ्रेंच हो, जो भी कंट्रीज़ है, सभी कंट्रीज बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जी 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 जी। इस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन अभी देखिए, अभी सवाल बड़ा विचित्र आ रहा है कि इस देश की जो पूरी मानसिकता है बहुत अलग ढंग से बन गई है। अच्छा। अभी आपने देखा होगा कि गए 15 अगस्त को एक आर्टिकल आया था। अच्छा। एक आर्टिकल आया, और वो आर्टिकल में यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी कंपनी है, अच्छा। कॉरपोरेशन, जी जी। जो कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर की रहती है। उनका जो एक चेयरमैन था, विवेक देबरॉय,
शायद उसके खुद के होंगे या किसी ने बोला होगा उसको, या अपन तो नहीं बोल सकते। लेकिन उसने चैलेंज करके 3 पॉइंट दिए। 3 पॉइंट ऐसे दिए। पहला पॉइंट उसने दिया कि ये जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी आयु जो होती है ये सिर्फ 17 साल की होती है। अच्छा। इसलिए ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1947 में तैयार अपने 49 में अपने को दिया गया, हाँ जी। 26 नवंबर 49 को दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन आउटडेटेड है, इसको स्क्रैप करना चाहिए। एक जी। दूसरा पॉइंट उसने किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा कुछ नहीं, 1935 का इंडिया एक्ट जो है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट जो है, उसकी जैसी की वैसी प्रतिकृति है, उसकी कॉपी की गई है। अच्छा। और तीसरा उसका कहना यह था कि अभी 2047 में 2047 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस को 100 साल होंगे। उस दूसरे से हमने अभी से शुरुआत करके ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए। अच्छा। ये 3 पॉइंट पर उसने ये किए। मैं उस पर ही बोलूँगा और अपना ये करेंगे अपन। हाँ। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि 17 साल के हो गए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन करके अभी इसका उम्र ख़त्म हो गई। उसका जवाब मेरे को ये देना है कि जो 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित तरीके से बनी आज तक चल रही है। हाँ। इसमें कितने सुधार हुए? जब वो इतने साल चल सकती है, कितने साल हो गए अभी? 200 साल से ज़्यादा हो गए। 300 साल हो गए। बराबर। वो कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करके रखा है कि जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा होंगी, जिस प्रकार का माहौल होगा, उस वक्त आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस परिस्थिति के अनुसार, लेकिन पूरे देश के हित के लिए और ये समाज का जो हर व्यक्ति है वो व्यक्ति के उद्धार के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके प्रगति के लिए, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए ज़रूरत है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करो, सुधार करो। और मेन जो है उसके साथ में जोड़ के पूरा ये बना और उसको आगे ले जाओ। जी 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 जी। ये जो जो है, हाँ। इसलिए उसने जो ये तर्क लगाया है ये तर्क बिल्कुल अर्थहीन है, ऐसा मेरी मानता है। जी 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 जी। भाई मेरी ये मानता है, सबने मानना चाहिए, ऐसी कोई जन, लेकिन मुझे जो लगता है उनका जवाब उनके लिए मेरा ये। जी जी। दूसरा जो है उन्होंने ये किया हाँ। कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसका हमने जैसा कि वैसा सब लिया है। बाबा साहब भी मानते हैं कि यस, हमको जो कुछ जरूरी जो अच्छी चीज़ें थी उसमें की हमने ली, लेकिन जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना में क्या बोलते हैं हम? स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और तुम्हारा व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो इमेज है, है? और उसकी इमेज जो है, उसके जो महत्व है वो, और देश की इंटीग्रिटी, एकात्मता, बराबर, अभिव्यक्ति का प्रतिष्ठा और इसकी एकता, ये जो चीज़ें हैं वो उस वक्त के तुम्हारे 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। बंधुता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, न्याय नहीं है, और ये तुम्हारे व्यक्ति के प्रतिष्ठा और देश की इंटीग्रिटी, एकात्मता, ये चीज़ उसमें ऑप्शन। जी 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 जी। थुल साहब, भारत का जो संविधान है, इस संविधान की पूरे दुनिया में चर्चा होती है। बोल तो बहुत ही सशक्त ऐसा संविधान है, ऐसा कहा जाता है, बराबर है। लेकिन आजकल देश संविधान बदलने की भाषा कर रहा है, तो संविधान बदला जा सकता है क्या? क्या कहेंगे आप संविधान के अभ्यासक बोलकर? इस पर क्या है, ये संविधान, इसका मेन स्ट्रक्चर जो है ये बदला नहीं जा सकता। इसके लिए 3 जजमेंट्स, 3-4 जजमेंट जो है, पहला 1953 में आया जी, जहाँ पर बिहार का लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उस वक्त आया था। सन्यासी प्रसाद की केस थी, सन्यासी प्रसाद केस में पहले आया और उनको बताया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो चीज़ें हैं ये गलत है, इसको बदल डालो। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा बदल नहीं कर सकते, जी। ये
संविधान के दायरे में है ये चीज़ें, और मूलभूत अधिकार प्रॉपर्टी के और इसके जो है वो संविधान के तहत दिए है, इसलिए बदलने लगे। उसके बाद में दूसरी एक केस आई शंकर प्रसाद की। अच्छा। हाँ, पहले सन्यासी प्रसाद के, फिर शंकर प्रसाद के, फिर उसके बाद में इसका आ गया तुम्हारे 67 में गोलकनाथ। अच्छा। गोलकनाथ की केस आई, और गोलकनाथ की केस आने के बाद में वहाँ पर भी ये हो गया। वहाँ 7 जजेस का ये था। अच्छा। वहाँ 7 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के बोला कि नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किया कुछ बातें बदल सकते हैं। उसका फिर से आगे जाने के बाद में केशवानंद भारती की केस, वो प्रॉपर्टी की केस थी, वहाँ के ट्रस्ट की केस थी केरला के, उसके लिए फिर उस वक्त 13 जजेस ने, 6 और 7 ऐसे मिलकर 13 जजेस ने जजमेंट दिया कि ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सभी प्रकार से परिपूर्ण है, जी जी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को तुम बदल नहीं सकते। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बदल नहीं सकते। उसमें जिस प्रकार एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्राविधान करके रखा है कि जहाँ पर ज़रूरत हो उस प्रकार देश के विकास के लिए, देश की एकाग्रता के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए और एकात्मता के लिए और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसके लिए तुम कानूनन सुझाव दे के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट यू कैनॉट वाइप आउट, ये उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। जी 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 जी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हाँ। ये सब होने के बाद में भी हाँ। जिनको भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं है या उनको ये निकालना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का माहौल बहुत शुरू से शुरू हुआ। सबसे पहले अटैक कब हुआ? हाँ हाँ। 26 नवंबर 1949 को ये देश में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने देश को अर्पण किया, जी जिसको अपन संविधान दिन करके अभी हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं। जी जी। 26 नवंबर 1949 को। उसके 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को एक ऑर्गेनाइजर नाम का पेपर है। अच्छा। ऑर्गेनाइजर नाम का पेपर ये निकलता है मद्रास से। अच्छा। हिंदू और ऑर्गेनाइज, ये जो है ये अलग ढंग के और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट सोचने वाली ये है। कौन सा गठ है वो, कौन सा ग्रुप है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी जी। आज भी वो कार्यरत है, बहुत बड़े पैमाने में कार्यरत है। अच्छा। उन्होंने पहले अटैक किया। उनका कहना क्या था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मनु के जो नियम है वो नियमावली नहीं ली गए। उसके बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी खामियां हैं, और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा उन्होंने उसमें पहले ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजर पेपर में आया, और ऑर्गेनाइजर पेपर ने उस पर काफ़ी उल्टा जुल्टा उस पर ये किया था। लेकिन उन्होंने अपना ये क्या संविधान, यानी पुरानी जो परंपरा है वो परंपरा को आपने लिया नहीं, ऐसा ऑर्गेनाइजर ने लिखा था। उसके बाद में ये पुराने ज़माने की जो ये प्रणाली थी समाज की, उसको लिया नहीं। मनुस्मृति के जो ये है वो भी आपने लिया नहीं। या सुनार पार्टा और सोनाल, इनका भी आपने उल्लेख नहीं किया, जो कि उस वक्त के मनुस्मृति को लेकर चलने वाले थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि ये मनु की जो आचार संहिता थी, ये आचार संहिता वगैरह आपने लिए नहीं, ऐसा करके वो ऑर्गेनाइज पेपर दे दिया। उसके बाद में एक कुछ 4-5 महीने के बाद में ये पहला अटैक हुआ ऑर्गेनाइजर में, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए लायक नहीं है। अच्छा। और इसको बदलने के लिए उसके बाद में फिर उस वक्त की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अच्छा, इन्होंने, इनके जो सरसंचालक थे, पहले तो हेडगेवार थे, उनके बाद में माधव गोवलकर गुरुजी थे। इन्होंने उनका एक किताब लिखा, उन्होंने विचार धन। अच्छा। विचार धन नाम का किताब लिखा, जिसका इंग्लिश में जो नाम है बंचेस ऑफ थॉट। अच्छा। ये नाम का उन्होंने किताब लिखा, और उस किताब में उन्होंने बोला कि
ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बाहर के देश जो है उनके टुकड़े 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 उठाए और टुकड़ों का उन्होंने ये संविधान बनाया है। हाँ। और उसमें जो वहाँ की जो जितने भी डिफिकल्ट या कठिनाई जैसे ऐसे प्रावधान थे वो लिए, ऐसा बताने के लिए हमने बहुत अभ्यास किया करके। और यहाँ की जो परंपरा थी वो परंपरा को इन्होंने अलग करके भेजा। इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को उसने नाम क्या दिया था कि गोवलकर गुरु जी ने ऐसा लिखा था कि ये टुकड़े टुकड़े जोड़ करके ये लंगड़े लोग रहते, लूले लोग रहते, उनके जैसा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसको अपन दूसरे से ऐसा बोलेंगे कि टुकड़े टुकड़े बना के जैसे ये फटे पुराने कपड़े बना के गरीब लोग अपने ये ठंडी से बचने के लिए जो बनाते हैं ना, उस प्रकार की बोले ये टुकड़े टुकड़े से बनाई हुई गोदड़ी है। अच्छा। ये गोवलकर गुरु जी ने उस वक्त बोला था जब वो वहाँ पर माधवराव गुरु। तो इस प्रकार के अटैक हुए। और अभी तीसरा अटैक अपन ये विवेक देवराय से अपन देख रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के लिए चल रहा है। अच्छा। अभी देखिए फिलहाल एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब देखा इन्होंने कि केशवानंद भारती की वजह से किसी प्रकार से हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकते। तो उसका अलग मार्ग रास्ता निकाला, रास्ता निकाला। अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। प्राइवेटाइजेशन जो है कि देश में जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो देश की रहेगी। प्राइवेट लोगों को हम नहीं देंगे। हम रेलवे किसको दे रहे हैं? अभी कितने अब कंपनियां आपको प्राइवेट जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी ये प्राइवेट में दे रहे हैं, प्राइवेट में चला रहे हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर तो वैसा ही है लेकिन उसका पॉइंट बदलने की कोशिश कैसी चल रही है। अच्छा। ये प्राइवेटाइजेशन लाके जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वो गवर्नमेंट के अरे उस वक्त के ज़माने के कांग्रेस के और बाकी लोगों ने क्या किया? बैंकिंग, LIC ये जो है देश का आर्थिक सुबत्ता लाने के लिए जरूरी होना चाहिए। जी जी जी। वो सुबत्ता रखने की जो बजाय इन्होंने ये बेचना शुरू किया। अच्छा। जी जी, यानी संविधान को खोखला करने की कोशिश। दूसरी बात अभी और एक ये हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया जी। और अभी IAS, IPS या हमारे स्टेट के जो रहते कमीशन, राज्य सेवा आयोग रहते जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस है, जी जी, इसके लिए प्राविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा। और वो आर्टिकल जो है वो प्राविधान के अनुसार ही आपको IAS, IPS की, UPSC की परीक्षाएं होती है केंद्र शासित नौकरियों के लिए। और स्टेट के लिए राज्य स्तर की होती है। अभी इन्होंने लैटरल अपॉइंटमेंट शुरू कर दी। लैटरल अपॉइंटमेंट ऐसी होती है कि MPSC, UPSC, केंद्र सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, इनको बाजू में रख के डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करना। मुझे लगता है एक्स मेरा अच्छा पहचान वाला है, उसको उठा करा लो। ये मेरी अच्छी सेवा करता है, उसको लगा दो। अरे आज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अच्छा, जॉइंट सेक्रेटरी करके पोस्ट पर काफ़ी अपने राजकीय नेताओं के लड़के लड़कियां वो पोस्ट पर बैठी हैं। अच्छा। अब ये जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होता है, ये हर राज्य का IAS ऑफिसर 15 से 16 साल यहाँ पर IAS करके काम करने के बाद कलेक्टर, अपना डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बनने के बाद में उसका सीनियरिटी जब उसकी जितनी हो जाती है 15 या 20 साल की, जी जी, सेक्रेटरी बनने के बाद फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी कर दिया जाता है। अभी तुम डायरेक्ट ले रहे हैं, यानी जो IAS IPS के लिए इतने हज़ारों लोग अपनी परीक्षा देते हैं, जी, इम्तिहान देते हैं और इतनी पढ़ाई करते, और बाद में 11, 15, 16 साल के अब तो ये एक्सपीरियंस लेने के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी बनते। अभी आपने किसी भी कार्यकर्ता को उठा के वहाँ पर बैठा दे, वहाँ पर बैठा था, यानी आपने कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन पब्लिक सर्विस का जो प्राविधान है वो प्राविधान को आपने गोबाई दिया। अभी देखो, अभी तक ये 8-10 दिन पहले की बात है, 80, पहले तो 2-4-3 साल से चल रहा है ये,
अच्छा। ऐसे अपॉइंटमेंट, लेटर अपॉइंटमेंट जो है वो तो चल रही है, लेकिन अभी परसों के दिन की बता रहे थे, कुछ पूरा उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट का ब्यौरा भेजा था। अच्छा। उसमें करीबन 180 लोग लगे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की तरीका ऐसा घुमा के करके लेकिन बदलना, जी 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 जी। ये कोशिश चल रही है। हाँ। और इसलिए मैं सभी देशवासियों को और ख़ास करके हाँ जो अम्बेडकर विचार के लोग हैं उनको मैं विनती करूँगा हाँ कि देखो आगे आने वाला समय खराब है, संविधान को बचाना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है ये देश के, पूरे देश के लिए या महिला के, अरे एक मुझे बताओ पूरी दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि जो आदमी सिर्फ लोगों के लिए, आजकल तो अपन देखते हैं मेरे को अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला करके मैं राजीनामा देके जा रहा मंत्री करके, मेरा ऐसा ही नहीं हुआ करके मैं इस नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन मजदूरों के लिए और हिंदू कोड बिल जो महिलाओं के उद्धार के लिए है, आज हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है, हमारे देश की पंतप्रधान महिला जो है हमारे देश की महिला राष्ट्रपति बनती है, महिला प्राइम मिनिस्टर बनती है, सेक्रेटरी बनती है, एयरफोर्स में, मिलिट्री में कार्यरत है। जी, जी। ये जो है ये देन है सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। वाह। जी जी जी, बराबर है। ये जो है, और ये आदमी ने हाँ जिस वक्त पार्लियामेंट में मजदूरी के प्रश्न और महिलाओं के हिंदू कोड बिल का प्रश्न नहीं एक्सेप्ट किया तो अपना राजीनामा देके बाहर निकल गया। ये ऐसा एक में कोई होगा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उनके अभी अपन 67 ये उनका अपन स्मृति दिन के लिए अपन यहाँ जमा हुए हैं। मेरी पूरी उनके लिए मेरी श्रद्धा से मैं उनको नमन करता हूँ। और ये जो अभी परसों एक बहुत अच्छी घटना हुई और मैं कानून वाले सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत बहुत दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये देश को चलाने के लिए जो अपना ग्रंथ दिया है जी। वो एक ही धर्म ग्रंथ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है देश को चलाने वाला। उसका निर्माता जो था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसका पुतला 7 फुट का पुतला सुप्रीम कोर्ट में न्याय चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुला के, जी जी जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुला के, एक महिला को, वो भी आदिवासी महिला को बुला के वो बाबा साहब के पुतले का अनावरण किया। हम तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत सरल करते हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कितने अच्छे प्रकार से की। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कोर्ट करेगा जी, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई बदल नहीं सकेगा। जी जी जी, और जब तक डिक्टेटरशिप नहीं आती तब तक कॉन्स्टिट्यूशन कोई बदल नहीं। जी जी जी। थुल साहब, बातें करने के लिए आपके पास तो बहुत विचारों का खजाना है, लेकिन समय की पाबंदी है। जाते जाते मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि देश में समान नागरिक कायदा लागू करने की कोशिश हो रही है, तो समान नागरिक कायदा अगर समझो लागू हुआ तो उसके परिणाम समाज पर क्या होंगे? देखिए, बाबा साहब ने बहुत सोच बुझ के, बहुत समझ के आर्टिकल 44-45 दिए हैं। उनका कहना यही था कि ये विषमता जो है, ये विषमता कहाँ से है? तू बड़ा मैं छोटा है, ये तू समाज का ये है, वो समाज का वो है। बाबा साहब ने भी खुद जो इंटरकास्ट मैरिज, उनका ये कहना था कि जब तक कि तुम्हारी विवाह पद्धति जो है वो टूटती नहीं तब तक तुम्हारा जो मैं बड़ा वो छोटा ये चीज़ें जाएंगी नहीं। जी जी। तो समान जब नागरिक कायदा आएगा, उस वक्त उन्होंने दिया है ना आर्टिकल में समान ये जो किया है कानून का लिए, कॉमन सिविल कोड जो बाबा साहब ने कहना था कि जब सबका एक ही कानून रहेगा तो तुम बड़ा मैं छोटा का सवाल कहाँ आता है? जी जी, बराबर है। तो लेकिन उससे एक हो जाएगा ना, जिस वक्त ये समान नागरिक कायदा आया तो गांव कुचे में रहने वाले या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी बोलेंगे हम तुमसे कम नहीं है, तुम 5 स्टार में रहते हो, आप आपके समाज के होते हैं। ये सब जाएगा और सबके लिए एक ही कानून, तुम्हारे लिए जो कानून है वो मेरे लिए वो कानून है। आईपीसी जैसा सबके लिए, सीआरपीसी जैसा सबके, चोरी करने वाले वो बम्बन रहे या तुम्हारा दलित रहे, दोनों को कम समान है। आदिवासी रहे या कोई तुम्हारा वो सवर्ण रहे, सबके लिए तरीका है। चोरी करो, मर्डर करो, सबके लिए कानून तरीका है ना। उसी प्रकार जब तुम्हारा मैरिज का सबका और प्रॉपर्टी के बारे में सबके लिए एक
समान कानून रहेगा तो तुम्हारे समानता अपने आने वाली है। लेकिन अभी ये जो हजारों सालों से इनकी परंपरा चल रही है कि हम बड़े और तुम्हारे पैर के जूते, अच्छा, ये जो समय परंपरा है, ये परंपरा ये टूटने देने वाले नहीं। जी। और जो भी है, यानी उस वक्त बोलते थे कुछ लोग कि भाई जिनके पास में पैसा है, बाहुबली, और जो धनराशि वाले बहुत लोग जो है, वो लोग ये चीज़ को होने नहीं देंगे। जी। समान और समान कानून इस वक्त होगा सबके लिए, फिर वो किसी भी समाज का, उनकी मैरिज एक ही सिस्टम से होंगे, उनके बाकी विधि जो है, तुम्हारे जो भी परंपरागत विधि है, सबके एक तरीके होंगे। उस दिन ये देश सुजलाम सुफला होगा। जी। और ये बाबा साहब की जो धारणा थी कि समान कानून आना चाहिए, सिविल कोड, ये उसकी परिवर्तन। अच्छा, जी। और देखिए, हाँ। मेरा यही मानना है कि बाबा साहब ने इस देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जी। जो इस प्रकार का बेहतरीन संविधान देके और बहुत अच्छा संविधान देके उन्होंने हर चीज़ को कैसा ये करना, ये अपनों को रास्ता दिया है। और अपने देश के लिए बाकी कोई नहीं, सिर्फ संविधान, यही हमारा धर्म ग्रंथ है, ये हमारा राज ग्रंथ है, उसका पालन करना ज़रूरी है। और उसी वजह से ये देश आगे जाएगा, ये देश की तरक्की होंगी और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं। तो दर्शकों, ये थे CL थुल साहब, जो SC/ST कमीशन के पूर्वाध्यक्ष थे, मानवीय अधिकार आयोग के वो पूर्वाध्यक्ष थे और न्यायाधीश बोलकर भी वो पूर्व न्यायाधीश है। आने वाले दिनों में थुल साहब के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही बाबा साहब के विचारों का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए थुल साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।